मनु ने पहले अपने राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स जुबैदा के होठों पर रखी तो उसे लगा कि मनु किस करना चाहता है। जुबैदा घबरा के दूर हो गई, पर जब दूसरी बार मनु ने अपने होठों पर 2 उंगलियां बड़े स्टाइल से रखी तो वो समझ गई। ओह, आपको सिगरेट चाहिए? मनु ने हल्के से हाँ में सिर हिलाया। माफी चाहूंगी, मैं आपको ये जहर नहीं दे सकती। इधर मना है, सिर्फ मेजर साहब ही पी सकते हैं। मनु ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया और बोला, मुझे उन्हीं का सिगार चाहिए। हाँ, आपको कैसे पता कि वो सिगार पीते हैं? मुझे महक आ गई थी। क्या तुम मेरे लिए उनका सिगार ले आओगी? ना बाबा ना, बहुत मुश्किल है। उनके सामान में हाथ डालने की मैं हिम्मत भी नहीं कर सकती। मनु अपनी आंखों में दिल उतारते हुए बोला, मेरे लिए भी नहीं। ओहो, आप मरवाओगे मुझे। अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ तुम्हारी मजबूरी। जुबैदा कुछ सेकंड्स तक मनु को देखती रही, फिर वहां से बाहर चली गई। रात का सन्नाटा हो चुका था, तेज हवाओं की आवाज आ रही थी। कैंप में जितने भी पेशेंट्स थे सब सो चुके थे। पूरी तरह से अंधेरा कर दिया गया था। जो नहीं भी सोए थे वो भी बिल्कुल शांत बैठे अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहे थे। उनमें से एक मनु भी था। उसने बहुत लंबा झूठ बोला था। उसे पता था कि आज नहीं तो कल उसे अपने घर जाना ही होगा। तब वो बाप से क्या कहेगा? तभी उसके कैंप के अंदर जुबैदा आई। उसके हाथ में छोटी सी टॉर्च थी। ज़ुबी, तुम हो क्या? हाँ जी, मैं हूँ। आहिस्ता बोलिए, कोई सुन लेगा। तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? मन्नू के मन में रोमांटिक ख्याल आने लगे। वो समझ रहा था कि उस पर दिलो जान से फिदा एक नर्स रात के सन्नाटे में क्यों आएगी। फिर भी उसने पूछा ताकि जुबैदा अपने मुंह से उससे कह सके, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने आई हूँ। ये ख्वाहिश तो मैंने तुमसे बोली भी नहीं। तुमने मन की बात सुन ली क्या? जुबैदा को मन्नू का सरकाज़म समझ नहीं आया। उसने अपने व्हाइट कोट की पॉकेट से एक सिगार निकाला और मन्नू को पकड़ा दिया। ओह वाह, ये तो बहुत सुंदर है। इल्हाम नहीं था कि आप स्मोकिंग भी करते हैं। स्मोकिंग? ओह स्मोकिंग? नहीं नहीं, मैं नहीं करता, पर सिगार की खुशबू अच्छी लगती है। लाओ माचिस दो। अरे वो तो मैं भूल गई। ये तो भारी मिस्टेक हुई तुमसे। अब इसकी तो सजा मिलनी चाहिए तुम्हें। जुबैदा ने टॉर्च अपने हाथ से कवर कर ली और मन्नू के पास आई। क्या सजा देंगे आप? जो भी कहे हमें मंजूर होगा। मन्नू के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा उसके जख्मों की जलन भी बढ़ने लगी। नहीं, अभी नहीं, तुम जाओ, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। जुबैदा ने टॉर्च बंद की और मन्नू के कान के बिल्कुल पास आ गई। क्या कयामत आ जाएगी, कहिए। मन्नू ने आंखें बंद कर ली। एक लंबे टाइम से उसने किसी लड़की को छुआ नहीं था। मन्नू का मन डोलने लगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे वूंड्स अभी फ्रेश हैं। जुबैदा ने आंखें बंद करके मन्नू के गाल पर प्यारा सा किस किया। आप अच्छे बंदे हो, ऐसे ही रहना। जुबैदा उठ के जाने लगी। मन्नू ने उसका हाथ पकड़ लिया। और अगर मैं अच्छा ना रहूं तो? जुबैदा ने टॉर्च ऑन कर दी। तो मेरे पास रहना, मैं अच्छा बना दूंगी। जुबैदा ने अपना हाथ छुड़ाया और बाहर भाग गई। मन्नू कुछ देर तक स्माइल करता रहा, फिर उसने सिगार जोर से सूंघा और अपने तकिए के नीचे छिपा लिया। सुबह सुबह 5 बजे गौरव की नींद खुली। उसने आसपास देखा। वो जिस ब्लैंकेट को ओढ़ कर सो रहा था वो बेड के नीचे पड़ा था। रात में उसे गर्मी लगी होगी तो उसने लात मार के गिरा दिया था। भुनभुनाते हुए गौरव ने ब्लैंकेट ओढ़ा ही था कि उसे सुसु आ गई। अरे क्या मुसीबत है यार, मैं खुद ही अपने आप को चैन से सोने नहीं दे रहा हूँ। गौरव जैसे ही बाथरूम से बाहर आया उसे खड़ी दिखी। अरे यार 5 बज गए, मैंने तो अंकिता मैम को धमकी दी थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और हॉल में लगी डाइनिंग टेबल की तरफ देखा। वहां 10,000 को छोड़ो 10 रुपए का सिक्का भी नहीं रखा था। बता यार, इतनी लंबी छोड़ दी, अब इतनी ठंड में कश्मीर तो छोड़ो, घर से बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं नहीं गया तो ये इतने ताने मारेगी ना
कि मेरे कान बंद हो जाएंगे। क्या करूं अब? गौरव को अपना ब्लैंकेट दिख रहा था। उसकी बॉडी कह रही थी कि वापस अंदर घुस जा और 10 बजे से पहले बाहर मत निकल, लेकिन उसका ब्रेन बेइज्जती से डर रहा था। गौरव ने सबसे पहले तो ठंड से बचने के लिए एक और पैजामा पहना, फिर ऊपर से जैकेट डाल ली और रूम से बाहर आया। वो धीरे धीरे चलता हुआ अंकिता के रूम तक पहुंचा। रूम डोर हल्का सा खुला हुआ था, लेकिन अंदर अंधेरा था। हेलो अंकिता मैम, हेलो, गुड मॉर्निंग। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। ओह, ये तो उठ भी नहीं रही है। गौरव दरवाजा बंद करके जाने लगा ही था कि अंकिता के कमरे का बाथरूम खुला। हेलो, गुड मॉर्निंग। कहाँ भाग रहे हो? अंकिता के सर पर टॉवल बंधा हुआ था, उसकी बॉडी पर भी टॉवल लिपटा हुआ था। इतनी सर्दी में वो हॉट शावर लेकर आई थी। पानी शायद बहुत गर्म था, क्योंकि बाथरूम से भाप बाहर निकल रही थी। गौरव ने अंकिता को पहले कभी टॉवल में नहीं देखा था। उसकी आंखें फटी रह गई। वाह, आप कितने सेक्सी लग रहे हो। शट अप, मैम भी कहता है और फ्लर्ट भी करता है। हाँ जा जल्दी से रेडी हो, हम कश्मीर के लिए निकल रहे हैं। क्या सच में? ये मैं अभी आता हूँ। गौरव तुरंत अपने रूम में घुस गया। ठीक 6:30 पर डोर लॉक करके गौरव और अंकिता कैब लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। गौरव के पास एक छोटा सा बैकपैक था, वहीं अंकिता के पास एक मिड साइज का ट्रॉली सूटकेस, एक बैकपैक और एक हैंडबैग था। इतना सामान वो सिर्फ एक हफ्ते के स्टे को सोच कर ले जा रही थी। वैसे आप हमेशा ट्रैवल करते टाइम इतना ही सामान कैरी करते हो क्या? शट अप, वहाँ बहुत ठंड होती है बेटा। फिर एक बैग ही तो है। एक बैग है, एक सूटकेस है और एक बैकपैक है। सब एक एक ही है। टोटल करो तो 3 हो जाते हैं। अरे पर टोटल करना ही क्यों? तू ना बहुत बोलता है यार, चुप हो जा। तेरी वजह से ही जा रही हूँ मैं। गौरव चुप हो गया। उसको दिल्ली की सुबह की ठंड अच्छी लग रही थी। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। अरे मैम, आपको मनु सर की वो गर्लफ्रेंड याद है जिसको मैं भाभी कहता था? मुझे क्या पता तू किसको भाभी बोलता था। फिर कोई एक गर्लफ्रेंड हो तो याद भी रहे। अरे वो जो उनकी सबसे एंशिएंट गर्लफ्रेंड थी। ओह शिवानी। हाँ, शिवानी भाभी। वो बहुत मस्त थी। उनके और उनके चाचा के साथ मैं बिहार में रहा था। क्या मस्त दिमाग चलता था उनका, अमेजिंग। अचानक उसका नाम क्यों लिया तूने? न्यूज देख के। वो जेल चली गई थी। कल की न्यूज में आया कि उनकी बेल हो गई है। जेल? शिवानी? हाँ यार वो तो कितनी स्वीट लेडी थी। क्या कहा आपने? स्वीट? अरे कुछ ज्यादा ही स्वीट थी वो। उनके ऊपर जो केस लगा था ना, आपको पता है किस बात का था वो? उन्होंने चश्मे की डंडी से एक लड़के का मर्डर कर दिया था। व्हाट? दिखा मुझे। गौरव मोबाइल में न्यूज ढूंढने लगा। मैं उसे जानती हूँ यार, वो तो बहुत सीधी लड़की थी। मनु उससे हमेशा झूठ बोलता था। इनफैक्ट वो एक बार ऑफिस में भी आई थी। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। उस पर ना जरूर झूठा केस लगा होगा। हाँ, क्यों नहीं। आपको याद है ना कि मेरी चेस्ट में एक बुलेट का मार्क है? वो गोली शिवानी भाभी ने तो चलाई थी। अंकिता के मुंह से अब कोई सवाल नहीं निकला। वो एक टक गौरव की तरफ देखती रही। गौरव ने वो न्यूज लिंक अंकिता को भेज दिया। अंकिता ने शिवानी की फाइल फोटो देखी तो पहचान ही नहीं पाई। ये वो सुंदर सी गुड़िया जैसी शिवानी नहीं थी, जो इतना भी नहीं जानती थी कि मेट्रो से नोएडा कैसे आया जाता है। ये कोई और ही थी। सुबह 7 बजे भैया जी उठे तो देखा शिवानी घर के बाहर जल रही लकड़ियों में हाथ ताप रही थी। उसका चेहरा लटका हुआ था, पर उसकी आंखों में नींद और गुस्सा दोनों भरे पड़े थे। भैया जी शिवानी के पास पहुंचे। बहुत जल्दी जाग गई कि सोई ही नहीं है? शिवानी ने उनको एक लुक दी, पर कोई जवाब नहीं दिया। भैया जी उसके पास ही बैठ गए। क्या बात है बिटिया, हमने मार दिया तो इतनी नाराज हो गए कि अब बोल भी नहीं करेगी? आपसे नहीं, खुद से नाराज है भैया जी कि हमने ऐसा काम ही क्यों किया कि आपको हाथ उठाना पड़ा। आप तो देवता समान व्यक्ति हैं। हमें आपसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। बस तुम्हें एहसास है ना, यही बहुत है। इतना दिल छोटा ना करो।
जाओ, मौका लगे तो गायत्री से भी बोलचाल लेना। उसने बहुत जोर लगाया है तुम्हारी जमानत के लिए। क्यों? क्यों माने? तुम्हारा जमानत करवाना था कि नहीं? क्यों करवाना था? ऐसा क्या एहसान कर रहे हैं हम समाज पर बाहर आके? भैया जी की समझ में नहीं आया कि वो उसे कैसे मनाए। उन्हें लगा कि शिवानी अब जीने की आस ही खत्म कर चुकी थी। हम जब अंदर थे ना, तो हमारी बहुत सी लड़कियों से, मोटी भैंसी औरतों से, पुलिस वालियों से खूब लड़ाई हुई। एक बार तो हमारा कपार भी फट गया, पर हम डरे नहीं। हमें यही लगता रहा कि इनको तो साला पटक के मारेंगे। तो अब क्या हुआ है, हमें बताओ। शिवानी की आंखों में आंसू आने लगे। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है। रुचि का जानकर तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। मतलब हम बाहर आकर क्या करेंगे? सारी जिंदगी अपना केस रफा दफा करने में लगे रहेंगे। तारीख पे तारीख आता रहेगा, यही ना? भैया जी उसके आंसू पोंछने लगे। अंदर थे तो एक चैलेंज था कि कैसे भी करके बाहर निकलना है। अब बाहर आ गए हैं तो क्या करें बताइए? वो जो साजिद का भाई था, क्या नाम था उस कुत्ते का, उसको ढूंढे, मारे और फिर अलग केस में जेल जाएं। घर परिवार के पास भी जाने की इच्छा नहीं है। पापा पहले ही हमें मरा मान लिए। बुआ और मम्मी सारी प्रॉपर्टी कब्जाने में लगी हैं। बताइए करें तो क्या करें? नहीं बिटिया, बिल्कुल नहीं। जो बीत गई उसे बिसार दो। हम कुछ कहें तो हमारी मानोगी? भैया जी ने शिवानी को गले लगा लिया। कहिए, आप जो कहेंगे वही करेंगे। कोई अगर मगर नहीं बोलेंगे। आप कहिए। कहीं घूमने चले जाओ, तुम्हें हमेशा से पसंद भी था। जाओ, घूम जाओ, थोड़ा मन बहल जाएगा और पुरानी बातों को दिल से निकालने में सहायता भी मिलेगी। शिवानी ने सर उठा के देखा। कहाँ जाए हम, बताइए? आप तो बोले हम केस की वजह से बिहार से बाहर नहीं जा सकते। भैया जी मुस्कुराए। शिवानी भैया जी की तरफ देख रही थी। वो बस मुस्कुरा रहे थे। बोलिए ना, पत्ती सी काहे दिखा रहे हैं? बताइए, जब हमारा केस अभी पेंडिंग है, हर तारीख पर हाजिरी देनी है, बिहार छोड़ के जाना मना है, तो हम कैसे घूमने जाएंगे? वो सब चिंता तुम हम पर छोड़ दो। देखो, अदालत की तारीख तो अब 1 महीने बाद की है, और रही बात हर सप्ताह पुलिस थाना में दस्तखत करने की, तो वो हम किसी और से करा लेंगे। दरोगा सेट है, चिंता ना करो। ओह, सही है। तो हम कहाँ जाएंगे? भैया जी ने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला। वो पर्चा मनाली टूर्स एंड ट्रैवल्स बुकिंग का था। मनाली? यहाँ क्यों? हम पता किए हैं, अपनी मीरा बिटिया वापस अपने पिताजी के पास आ गई है। मनाली के आसपास ही कहीं रहती है। तुम जब तक पहुंचोगी तब तक हम उनके घर खबर पहुंचा देंगे। 1 मिनट, आपको कैसे पता कि मीरा वहाँ है? ये मुस्कान, तुम्हारी सहेली, इसका नाम लेडी नारद होना चाहिए था। ये भटकते भटकते कहीं भी पहुंच जाती है। जब तुम जेल में थी और रुचि चली गई, तब हमें लगा कि तुम्हारे साथ साथ मेरा बिटिया को भी खबर करना चाहिए। आखिर मेरा भी तो उससे बहुत प्रेम करती थी। तब हम इसको बतियाए, तुम्हारी मुस्कान को, कि ऐसा मेरा करके लड़की थी। आपने ऐसे कहा और ये खोज लाई? सच्ची? ऐसे ही तो नहीं खोज लाई, तुम पूछना बाकी डिटेल, कहाँ पता किया और का किया। हमें तो बस इतना बताए कि वो हिमाचल में है, मनाली के पास कोई गांव है, उसमें पहुंच गई है। तो सोचिए, तुम्हारी उदासी भी दूर हो जाएगी। अब उसको तो तुम्हारे पास बुला नहीं सकते। अरे हाँ, वो तो प्रेग्नेंट है, ये अच्छा रहेगा। शिवानी फिर से भैया जी के गले लग गई। हमें माफ कर दीजिए भैया जी, हम आपसे बहुत बदतमीजी से पेश आए। जाओ, कर दिए माफ। तभी तो तुम्हारे आने जाने का खर्चा उठा रहे हैं। जाओ, चाहो तो मुस्कान को भी साथ ले जाओ। मुस्कान को? गायत्री को नहीं? वो भी हमसे नाराज है क्या? नहीं नहीं, पापिन तो वो है ही। तुम कोई गलत नहीं की उसे सुना के, इसी के लायक है वो। लेकिन कहा है कि उसको बदला लेना है, रिवेंज। साजिद के भाई को ढूंढना चाहती है, इसीलिए वो तो तुम्हारे साथ जाने से रही। मुस्कान को चाहो तो
नहीं भैया जी, आप सही कहते हैं, अकेले चलना ही सही है। हम अपने भरोसे जाएंगे और कोशिश करेंगे कि 15-16 दिन में लौट आएं। उदास निराश शिवानी के अंदर फिर से जान फूंक के भैया जी उसे वापस अंदर ले आए। शिवानी तुरंत सबके लिए नाश्ता बनाने रसोई में चली गई। मनाली की बर्फीली वादियों के बारे में सोचकर ही उन्हें सिहरन होने लगी। इधर अंकिता और गौरव सुबह 9 बजे श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है यार। अभी से ठंड लगने लगी। तुझे तो उसकी कब्र पर बैठकर तांत्रिक के साथ झिंगा लाला करना था ना। ओहो, कितनी बार बताऊं कि झिंगा लाला हूँ, तांत्रिक नहीं। आदिवासी करते हैं, तांत्रिक ओम भट्ट स्वाहा करते हैं, समझी? हाँ हाँ पता है, जब तू ऐसे करेक्ट करता है ना तो बिल्कुल मन्नू जैसा साउंड करता है। ओहो, देखिए अभी तो बस साउंड ही मन्नू जैसा लगा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको मैं मन्नू जैसा ही दिखाई देने लग जाऊं, फिर तो बस। शट अप, सुबह से बहुत फ्लर्ट कर रहा है तू। छोटा है ना मुझसे, छोटा बन के रह। गौरव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस स्माइल करने लगा। क्या हुआ? क्या क्या सोच रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। दांत मत दिखा, बोल जल्दी। अरे नहीं नहीं, रहने दो। अगर मैं बोला ना तो आप फिर से कहोगे कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ। अरे अच्छा नहीं कहूंगी, बोल बोल जल्दी। आप बोलो, क्या बोल रहे थे आप? कि छोटा हूँ मैं? तो क्या छोटा ही है? अरे तो बड़ा कर दो ना। अंकिता ने मुस्कुराते हुए गौरव की जैकेट पर एक थप्पड़ मारा और दोनों बाहर निकलकर टैक्सी ढूंढने लगे। अच्छा एक बात बताओ, हम स्टे कहाँ करेंगे? तू बता, तुझे 10,000 चाहिए थे ना, जा दिए। अब बता कहाँ रुकेंगे इस बजट में? ओ हेलो, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर मैं अकेला होता तो यहाँ वहाँ कहीं भी बस के नीचे या बेंच के ऊपर सो जाता, लेकिन एक जवान लड़की को लेकर ऐसे थोड़ी रुकूंगा। वाह बेटा, मैं अंकिता मैडम से जवान लड़की हो गई। हाँ? अरे नहीं नहीं, लड़की तो आप हमेशा से ही थे। जवानी आज सुबह पता चली जब आप नहा के बाहर निकले थे। गौरव, मैं ना तुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारूंगी। मैं तुझे बच्चा समझ रही हूँ और तू मुझे से फ्लर्ट कर रहा है? हाँ? अरे नहीं मैम, बच्चे बड़े भी होते हैं। आफ्टर ऑल दिल तो मेरा भी धड़कता है ना। शट अप, उसे दिल नहीं कहते। चल किसी लोकल कैफे चलते हैं। हाँ? टैक्सी में घुसते ही गौरव किसी पालतू कुत्ते की तरह कभी लेफ्ट तो कभी राइट देखने लगा। उसे कश्मीरी घर बहुत अनोखे आर्किटेक्चर लग रहे थे। वो हर दुकान वाले को घरों को बड़े ध्यान से देख रहा था। आसपास सड़क किनारे ढेर सारी बर्फ भी दिख रही थी। गौरव से रहा नहीं गया, उसने टैक्सी वाले से पूछा, भाई साहब, यहाँ बर्फ पड़ी थी क्या रात में? टैक्सी वाले ने रेयर व्यू मिरर से गौरव को घूरा और वापस ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। गौरव के अंदर का बच्चा बाहर निकल आया। अंकिता आप बताओ ना, यहाँ स्नोफॉल हुआ होगा क्या रात में? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्नोफॉल का यहाँ क्या काम है? तो ये रोड साइड में बर्फ कहाँ से आई? फ्रिज से। क्या? फ्रिज से? मतलब कि यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है ना, तो लोगों के फ्रिज में बर्फ जम जाती है। वही आइस ये लोग निकाल करके सड़क पर फेंक देते हैं। गौरव कुछ सेकंड्स तक अंकिता का मुंह देखता रहा। फिर उसने देखा कि ड्राइवर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा है। ये सही है, बच्चा पहली बार ऐसी जगह आया है तो आप लोग मेरा मजाक बना लो। ओ बेबी, तू कभी पहाड़ों में नहीं आया? हाँ? आया था एक बार, लेकिन तब बर्फ नहीं थी। कब आया तू, बचपन में? अरे नहीं नहीं, बारिश में आया था। और तब एक लड़की को सेफली घर छोड़ने के लिए मनु सर ना उसको हिमाचल ले गए थे, और बाद में उसी लड़की के पापा ने मनु सर को जबरदस्ती उस लड़की का हस्बैंड बना दिया था। बहुत मजा आया था हमें उस ट्रिप पे। गौरव की इस बात से अंकिता को भी कुछ याद आया। ओह, अब समझी। वो आदमी मिला था मुझसे, संतोष नाम है ना उसका? हाँ, मेरे भाभी के पापा हैं वो। वैसे वो बहुत सही आदमी है, लेकिन उनका बेटा और वो उनके घर के गुरुजी बापूश्री एक नंबर के फ्रॉड और हरामी आइटम है। उन्होंने ही संतोष अंकल के पेट में चाबी घुमाई होगी कि अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे ही अजनबी लड़के से करा दो। ओह, उसने मनाली में हमें धमकी दी थी। टैक्सी हैदरपुरा से होते हुए बटमालू के रास्ते लाल चौक पहुंचकर रुक गई। अंकिता ने लाल चौक पर लगा तिरंगा झंडा देखा तो मुस्कुराने लगी। अरे वाह, मैंने भी अपना फ्लैग इंस्टाग्राम पर देखा था। वाह,
रियलिटी में इतना बड़ा है। आओ ना फोटो खिंचवाते हैं। क्यों, अब भूख नहीं लगी? अरे खाना तो रोज ही खाते हैं, ऐसे लाल चौक पर फोटो खिंचवाने के मौके वंस इन ए लाइफ टाइम में ही आते हैं। आओ ना। अंकिता पैसे देकर बाहर निकली तो उसके फेस से स्माइल गायब हो गई। क्या हुआ? अच्छा भला मुंह क्यों उतार लिया? नथिंग। मुझे ना आइडिया नहीं था कि यहाँ 10-12 किलोमीटर के लिए भी टैक्सी वाले इतना चार्ज करेंगे। एनीवेज, चला तेरी फोटोज लेती हूँ। इत्तेफाक से इधर जुबैदा भी आर्मी हॉस्पिटल कैंप में सारे पेशेंट्स की फोटोज ले रही थी। उसे हर वीक सबकी फोटो लेने का ऑर्डर मिला था। डॉक्टर मोइन बस 10 मिनट पहले मनु को देखकर गए थे। उन्होंने मनु से बहुत सवाल पूछे, पर मनु ने एक भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मनु अब बेड पर पड़े पड़े इरिटेट होने लगा था। जुबैदा जब उसके टेंट में आई तो उसे मनु सिगार सूंघता हुआ मिला। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अंदर रखिए इसको, किसी ने देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम्हारी नौकरी सिगार पे डिपेंड करती है? नहीं ना, वो बात नहीं है। आप इसको अंदर रखिए और स्माइल कीजिए, आपकी फोटो लेनी है। मनु ने ना सिगार अंदर रखा और ना ही उसके फेस पर स्माइल आई। अरे क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो आप? जिंदगी में जब अकेले रह जाओ ना जुबी, तो गुस्सा नहीं आता, तरस आता है, वो भी खुद पे। जुबैदा मोबाइल छोड़कर तुरंत मन्नू के पास आई। आप ऐसा क्यों कहते हो? मैं हूँ ना आपके साथ। फिर मेजर साहब है, डॉक्टर साहब भी आपका बहुत ध्यान रखेंगे, मैं बता रही हूँ। मुझे ऐसा ध्यान रखने वाला नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आपको, कहिए ना। यहाँ से आजादी, इस बिस्तर से, इस टेंट से। और मुझसे? नहीं, तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं, बल्कि तुम्हारा तो एहसानमंद हूँ मैं। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं जिंदा भी ना बचता। ओहो, ऐसे मत कहिए, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। मन्नू ने बड़े प्यार से जुबैदा के बालों में हाथ फेरा और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांक कर कहा, तुम उससे बढ़कर हो जुबी। तुम्हारे हाथ लगाने से ही ऐसा लगता है कि आधी बीमारी ठीक हो गई। जुबैदा शर्माने लगी। आप ऐसे मत कहो, मैं तो कुछ भी नहीं। अच्छा सुनो, एक तस्वीर खिंचवा लो ना प्लीज, वरना मेजर साहब गुस्सा करेंगे। ठीक है, तस्वीर तो खिंचवा लूंगा, लेकिन क्या? जैसे तुम कल मेरे पास आई रात को, क्या वैसे ही आज भी आ सकोगी? कोशिश करूंगी, वायदा नहीं कर सकती। मन्नू ने बिना कुछ बोले सर हिला दिया। वो अब कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहता था। मेजर राजदीप भी यही चाहता था कि मन्नू जल्द से जल्द उसके काम आने लायक हो जाए, लेकिन जुबैदा चाहती थी कि मन्नू हमेशा यहीं रहे, कभी उससे दूर ना हो। रात के 1 बज रहे थे। मन्नू के अलावा सब सो चुके थे। बस मन्नू की आंखों में नींद नहीं थी। उसे उम्मीद थी कि जुबैदा उसके पास जरूर आएगी। मन्नू के पास टाइम देखने का कोई तरीका नहीं था, पर उसका अंदाजा था कि जुबैदा 1:30 बजे उसके टेंट के अंदर आई। आज भी उसके हाथ में वही काली वाली टॉर्च थी। जुबी, तुम हो ना? जुबैदा ने जवाब देने के बजाय सीधा उसका हाथ पकड़ लिया और अपने गालों पर रख दिया। मन्नू का गर्म गर्म हाथ उसे अच्छा लग रहा था। वहीं मन्नू को ऐसा लग रहा था कि वो सीधे फ्रिज से निकल कर आई थी। मन्नू ने उसके बाल पकड़ लिए और अपनी तरफ खींचा। जुबैदा की सांसें तेज चल रही थी। आर्मी हॉस्पिटल में जब सो चुके थे, तब जुबैदा रात के सन्नाटे में बर्फीली हवाओं की तरह चुपके से मनु के टेंट से बने रूम में आई थी। मनु का गर्म हाथ जैसे ही उसके बर्फ से भी ठंडे चेहरे पर आया, वो पिघलने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई। मनु ने उसके बाल पकड़े और उसे अपने क्लोज किया। क्या कर रहे हो आप? तुम्हारी सांसें फील कर रहा हूँ। मनु के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसकी धड़कनों की आवाज जुबैदा को भी आ रही थी। वो मनु के होठों के पास अपने लिप्स लाने लगी, पर एक बार फिर मनु की बॉडी में जलन होने लगी। उसके सारे जख्म फिर से ताजे होने लगे। नहीं जुबी, ये ठीक नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मनु ने उसको हल्का सा पुश किया, पर आज जुबैदा रुकने के मूड में नहीं थी। उसने मनु का हाथ एक तरफ कर दिया। इजी, दर्द होता है।
अगर आज भी रुक गए तो दर्द के साथ साथ अफसोस भी होगा। मनु जुबैदा की फीलिंग समझ रहा था, पर वो आगे बढ़ना नहीं चाहता था। उसकी बॉडी साथ नहीं दे रही थी, लेकिन जुबैदा का अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहा। उसने मनु को किस कर लिया। उसके ठंडे ठंडे लिप्स टच होते ही मनु की पूरी बॉडी में करंट दौड़ने लगा। उसे याद भी नहीं था कि कब उसने लास्ट टाइम किस किया था। जुबैदा को किस करते करते उसकी आंखों के सामने अंकिता का फेस आया। मनु के हाथ में तेज दर्द होने लगा। बहुत जलन हो रही है। होने दो। जुबैदा ने मनु के बाल पकड़ लिए और उसके ऊपर आने लगी। उसका घुटना मनु की रिब्स पर लगा। मनु को भयंकर दर्द हुआ, पर उसने दांत भींच लिए। क्यों क्यों कर रही हो तुम ये? क्योंकि आपको जल्द ठीक करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। अचानक जुबैदा की शरारतें शुरू हो गई। मनु को लग रहा था कि उसमें कुछ भी करने की ताकत नहीं थी, पर जुबैदा के टच करते ही उसका पेन दूर होने लगा, या शायद उसका पेन एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया था कि अब उसे फील होना ही बंद हो रहा था। मनु ने अपने दोनों हाथों से जुबैदा की कमर पकड़ ली। कैसा लग रहा है? पता चल रहा है क्या? कि कश्मीर को जन्नत क्यों कहते हैं। अनंतनाग में अचानक धुआंधार बारिश होने लगी। आर्मी हॉस्पिटल के टेंट के ऊपर प्लास्टिक का तिरपाल लगा था। उस पे गिरती बूंदों की आवाज इतनी तेज थी कि जुबैदा की नींद खुल गई। वो मनु से ऐसे लिपट के सो रही थी जैसे कोई अजगर चंदन के पेड़ से लिपटा हो। उसने हाथ से टटोल कर टॉर्च ढूंढी और अपनी घड़ी में टाइम देखा। सुबह के 5 बज रहे थे। जुबैदा ने हल्की सी रोशनी मनु के चेहरे पर मारी। मनु के हाथ और पैरों के बैंडेज बहुत जगह से खुली हुई थी। उसकी कमर के जख्म से तो पानी निकल के सूख भी चुका था, पर मनु इन सारी परेशानियों से बेखबर ऐसे सोया था जैसे कोई छोटा बच्चा अपने फेवरेट खेल खेलने के बाद सोया हो। जुबैदा जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर पहुंची ही थी कि अभी तो नाइट ड्यूटी ओवर होने में 2 घंटे बाकी है नर्स। मेजर की आवाज सुनते ही जुबैदा सर से पांव तक कांप गई। सर वो मैं No need to explain, nurse. I knew you liked the boy from the very first day. जुबैदा मेजर की तरफ उल्लुओं की तरह देखने लगी। ऐसे देखने की जरूरत नहीं। मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, इसलिए आज इस पोस्ट पर हूँ। साहब आपने ही तो कहा था कि Don't you dare to blame me. मैंने तुम्हें उसको एक्साइट करने के लिए कहा था, सेक्स करने के लिए नहीं। जुबैदा के पास कोई जवाब नहीं था। मेजर ने उसको पेट की तरह इस्तेमाल किया था। वो चाहता था कि जुबैदा मनु को इतना एक्साइटेड कर दे, इतना ग्रीडी कर दे कि वो जुबैदा से मिलने के लिए, उसके साथ रात बिताने के लिए, मिशन पर जाने के लिए रेडी हो जाए। पर जुबैदा ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। Anyways, I don't allow this because it's against the rules here. Apart of that, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करती हो और क्या नहीं। साहब वो मैं उसका टेस्ट ले रही थी, वो पास हो गया। What? उसने सब कुछ किया खुद? हाँ मतलब किया तो मैंने ही, पर उसने पूरा साथ दिया। मेजर राजदीप ने जैसे खुद से कहा। Oh God, I never thought कि मुझे तुमसे इस तरह की बातें करनी पड़ेगी। खैर, तो क्या उसे मिशन पर ले जाया जा सकता है? जुबैदा ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। Don't be a cow, जुबैदा। मुंह से जवाब दो, गर्दन मत हिलाओ। हाँ जी, ले जाया जा सकता है अगर डॉक्टर मोइन राजी हो जाए तो। Moin is nobody, जुबैदा। Don't worry about him. Worry about your patient's health. मेरा मतलब है कि अपने मरीज की सेहत का ध्यान रखो। मैं नहीं चाहता कि उसे मिशन के दौरान कुछ हो जाए। जुबैदा ने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाया। जाओ, तुम जा सकती हो। जाके कुछ देर आराम करो।
जुबैदा ने फिर गाय की तरह सिर हिलाया और बारिश में भागती हुई अपने घर की ओर चली गई। मनु से 800 किलोमीटर दूर ठीक सुबह 6 बजे शिवानी बस में बैठी मनाली जा रही थी। बस के झटकों से उसकी नींद एक बार खुली तो फिर दोबारा आई ही नहीं। शिवानी दिल्ली से मनाली तक की वोल्वो बस में थी। वो नहीं जानती थी कि वो हिमाचल के किस हिस्से में है, पर सुबह की हल्की हल्की रोशनी में उसे दूर कुछ पहाड़ नजर आने शुरू हो गए थे। शिवानी के लिए पहला मौका था जब वो बर्फीले पहाड़ देखने वाली थी। भैया जी ने सही कहा था, बाहर निकलने से सारी परेशानियां पीछे छूट जाती हैं। बीते 3 महीनों में जो भी कुछ हुआ वो शिवानी को सच में पीछे छूटा लग रहा था। बस के साथ साथ वो भी तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। सुबह 10 बजे जब वो मनाली प्राइवेट बस पार्किंग पहुंची तो अच्छी खासी धूप निकली थी। बस से उतरते ही शिवानी को ठंड लगने लगी। शिवानी को भैया जी ने 20,000 कैश और इमरजेंसी के लिए अपना एक एटीएम कार्ड दिया था। वो तो चाहते थे कि शिवानी मुस्कान को भी साथ ले जाए, पर शिवानी अकेले ही घूमना चाहती थी। किसी से रास्ता पूछकर वो रोडवेज के बस स्टैंड की ओर चल दी। भैया जी ने उसे एक पुराना मोबाइल दिला दिया था जिसमें सिर्फ कुछ जरूरी नंबर्स थे। शिवानी को 1 हफ्ते बाद ठीक इसी जगह से वापस दिल्ली की बस पकड़नी थी और फिर दिल्ली से पटना की ट्रेन लेनी थी। शिवानी के पास से एक ऑल्टो बहुत स्पीड से निकली और आगे जाकर रुक गई। शिवानी को कुछ शक होने लगा। वो अलर्ट होकर चलने लगी। ऑल्टो बैक होने लगी। शिवानी घबरा गई। उसको अजीब सा डर लगने लगा। तभी ऑल्टो बिल्कुल उसके पास आकर रुकने लगी तो शिवानी ने रोड साइड पड़ा पत्थर उठा लिया। ऑल्टो का शीशा डाउन हुआ। मैडम जी गाड़ी चाहिए, लोकल साइट सीइंग करवा देंगे। उसकी आवाज सुनकर शिवानी की जान में जान आई। उसने पत्थर फेंक दिया और आगे चलने लगी। मैडम जी सोलांग शिशु अटल टनल कहाँ जाना है आपको बताएं। शिवानी ने बहुत बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा और बिना कुछ कहे आगे चल गई। ऑल्टो वाला शिवानी के साथ साथ स्लो स्पीड में चलने लगा। मार्केट जाना है तो बैठ जाइए, यहाँ से दूर है, पैदल का रास्ता नहीं है। शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ 150 रुपए लगेंगे, आ जाओ। शिवानी एकदम से पलटी और चिल्लाई। अकेली लड़की चुपचाप चलती बर्दाश्त नहीं हो रही तुमको? गाली देके मना करूं तभी समझ आएगा कि नहीं जाना है। ड्राइवर का मुंह खुला रह गया। उसके कुछ समझने से पहले ही शिवानी पलटी और पैदल पैदल चलने लगी। वो ड्राइवर तुरंत वहां से भाग निकला। उसके जाते ही शिवानी ने चैन की सांस ली। उसे दोबारा चलते 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि किसी अननोन नंबर से कॉल आ गया। शिवानी ने बिना किसी झिझक के उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से एक एजेड आदमी की आवाज आई। हेलो जी, कैसी हो और कहाँ पहुंची? संतोष अंकल, आपके ही कॉल का वेट कर रही थी। ओहो, वेट कर रहे थे। अच्छा, यहाँ नेटवर्क का दिक्कत रहता है। दिक्कत रहता है। ओह, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है। एक काम करो ना बेटा, आप मनाली पहुंच गए हो ना तो बस स्टैंड के पास मेरा भतीजा मिल जाएगा। अरुण नाम है उसका, अरुण। ठीक है, तुम्हें यहाँ गांव ले आएगा वो। बट अंकल, वो मुझे पहचानेगा कैसे? पहचानेगा कैसे? आप बताओ। शिवानी ने इधर उधर देखा। हर तरफ कार या बस या बाइक से आते जाते लोग दिख रहे थे। कुछ फ्रेंड्स के ग्रुप ट्रैक करते हुए आगे आगे चल रहे थे। शिवानी के फेस पर फीकी सी स्माइल आई। अपने भतीजे से कहिएगा कि जो अकेली लड़की आती दिखे वही शिवानी होगी। अच्छा, बहुत अच्छा, बोलता हूँ। शिवानी की सांस फूलने लगी थी। उसका बैग भारी हो गया था या उसकी वीकनेस की वजह से उसे भारी लगने लगा। वो नहीं जानती थी उसे नाक में ठंड लग रही थी, पर गला सूख रहा था। हाथ पैर गर्म हो रहे थे।
शिवानी को ऐसा लगा कि जैसे वो कुछ देर और यहां रही तो बीमार पड़ जाएगी। अचानक ये हसीन मौसम और सुहानी वादियां उसे टॉर्चर से लगने लगे। एक रोडवेज की बस उसके बहुत पास से निकली तो चौंक गई। बस वॉल्वो थी, पर लगातार बैठे रहने की वजह से उसकी कमर दर्द होने लगी। वो एक बड़े से पत्थर पर सुस्ताने के लिए बैठ गई। वाह शिवानी, खुद को परेशान करने के लिए कैसे नए नए तरीके ढूंढती हो तुम। शिवानी की नजर फिर एक कार पर जम गई। ये वाली ऑल्टो ओल्ड मनाली की तरफ से आ रही थी, जिधर एक्चुअली शिवानी पहुंचना चाहती थी। इसका ड्राइवर भी शिवानी को एक टक घूरता हुआ आ रहा था। शिवानी ने फिर एक बार पत्थर उठा लिया और उसको धमकी देने की प्रैक्टिस करने लगी। अगर इसने साइट सीइंग के लिए पूछा तो सच में इसकी विंडस्क्रीन तोड़ दूंगी। शिवानी के बिल्कुल पास में आकर वो ऑल्टो रुकी। शिवानी हाथ में पत्थर लिए तैयार हो गई। इस ऑल्टो का ड्राइवर कोई 19-20 साल का दुबला सा लड़का था। आप मनाली बस स्टैंड जा रहे हो? शिवानी ने पत्थर मारने का एक्शन किया। मैं बस स्टैंड जाऊं या एयरपोर्ट, तुझसे मतलब? आसपास से निकलते लोग शिवानी को देखने लगे। एक लड़का तो वीडियो बनाने के लिए मोबाइल भी निकाल चुका था कि ड्राइवर बोला, अरे अरे, आप गुस्सा क्यों होते हो? मुझे फूफा जी ने बोला था कि आप आ रहे हो। किसके फूफा जी? कौन फूफा जी? लड़के ने तुरंत मोबाइल निकाल लिया। अरे अभी तो फूफा जी बोले कि आपसे बात हुई है। शिवानी को तुरंत रियलाइज हुआ कि ये लड़का कौन था। ओह, तुम अरुण हो, संतोष अंकल के भतीजे। पर तुम तो ऊपर बस स्टैंड पर मिलने वाले थे। हाँ जी, पर आपने बोला था ना उनको कि अकेली लड़की आ रही होगी पैदल, तो मुझे रियलाइज हुआ कि आप थक गए होंगे। शिवानी की जान में जान आई। उसने कार खोली और अंदर बैग फेंका और खुद आगे अरुण के साथ बैठ गई। शिवानी को बैठकर अरुण अभी 500 मीटर ही आगे आया था कि बोला, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हारी गाड़ी में बैठी हूँ, बुरा मान के भी क्या कर लूंगी, पूछो। आप इतने गुस्से में क्यों थे? हाथ में पत्थर लेकर खड़े थे। अरे यार, एक आदमी अभी 10 मिनट पहले ऐसे ही दिमाग चाटने आया था। जबरदस्ती मनाली साइट सीइंग करवाना चाहता था। जी मैं तो आया कि उसकी कार की स्क्रीन ही फोड़ दूं। कौन था, थोड़ा बताओ? बूढ़ा था कि जवान था? शिवानी ने अरुण को घूर के देखा। उसका सरदर्द तेज होता जा रहा था। तुम पहचान के क्या करोगे हैं? उसके साथ अपनी मासी का ब्याह करवाओगे? अरुण के चेहरे से हंसी गायब हो गई। वो चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। शिवानी ने आंखें बंद कर ली। 10-15 मिनट बीते होंगे कि कार रुकी। शिवानी की नींद खुली। पहुंच गए क्या? हाँ नहीं, अभी तो 1 घंटे का रास्ता है। यहाँ चाय पी लेते हैं। इतनी दूर से आए हो आप, चाय पीने का मन कर रहा होगा। शिवानी ने देखा कि अरुण आई कांटेक्ट से बच रहा था। उसको हंसी आ गई। छोटा सा बच्चा शिवानी के डांट देने से बुरा मान गया था, पर खुद को अच्छा बनाकर दिखा रहा था। अच्छा कोइंसिडेंस था कि ठीक इसी टाइम 11 बजे अंकिता और गौरव अनंतनाग बस स्टैंड पर कहवा पी रहे थे। किसने बनाया है ये जहर का प्याला? कितना डेंजरस है ये। ज्यादा सोच मत, पी ले। इसको पीते ही ना गर्मी आ जाएगी। वैसे गर्मी तो आपको देखकर भी आ जाती है। क्या 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 बोला तू? मैं बता रही हूँ, बहुत हो रहा है तेरा। हाँ, अरे नहीं, बहुत तो ये कड़वा हो रहा है। इतना भर के दे दिया है, वो भी कुत्ते वाले बोल में। बेवकूफ, कुत्ते वाला बोल नहीं है। यहाँ पर ऐसे ही प्याले चलते हैं, पी ले। बताया ना कि बहुत ज्यादा ठंड होगी। ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है। गौरव को भी फील हुआ जैसे सब कुछ धुला धुला था। कल के कंपैरिजन में उसे आज थोड़ी कम ठंड लग रही थी। उसने बड़े ध्यान से एक बहुत पुराने घर को देखा। अंकिता मैम, इस घर को देखो। ऐसा नहीं लगता जैसे इसकी विंडोज में 2 आंखें बनी है
और उसका डोर जैसे राक्षस का मुंह हो। अंकिता वाकई बड़े ध्यान से उस घर को देखने लगी। जितनी देर में अंकिता पुराने घर को देखकर उसके आंख नाक मुंह ढूंढने की कोशिश कर रही थी, उतनी देर में गौरव ने कहवा बेंच के नीचे पड़ी बर्फ पर धीरे से पलट दिया। क्या किया तूने? हाँ, कुछ भी तो नहीं। क्या किया मैंने? कुछ तो शैतानी की है तूने। देख तू ज्यादा फैल रहा है। हाँ, मैं बता रही हूँ तुझे, तू बड़ा हो जा। हाँ, अरे तो बड़ा कर दो ना, मैं तो कब से कह रहा हूँ। और मौसम भी इतना। शट अप गौरव, जल्दी कहवा पियो और चलो यहाँ से। हमें आर्मी कैंप जाना होगा और वो बहुत दूर है यहाँ से। हर टैक्सी वाला वहाँ जाने को राजी नहीं होता। अगर मेरे कहवा पी लेने से हम जल्दी पहुँच जाएंगे तो टाटा, फिनिश, ऑलरेडी डन। अंकिता ने उसका प्याला देखा, फिर तुरंत बेंच के नीचे की बर्फ देखी और समझ गई। ओवर स्मार्ट मत बन गौरव। मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ तुझे। मैंने क्या किया? नीचे बर्फ का कलर चेंज है स्टूपिड। चीटिंग करता है तो कम से कम दिमाग तो इस्तेमाल किया कर। डंप। कहता है मनु सर के साथ रहूं। ये सीखा है तूने मनु से? हाँ, अब झूठ बोलने में कोई उनके जैसा एक्सपर्ट थोड़ी हो सकता है। वाह, दिल्ली में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं उनको ढूंढ करके लेकर के आऊंगा। मिंकी बेचारी परेशान हो रही है और यहाँ आकर देखो सिर्फ बकवास और फ्लर्टिंग, बकवास और फ्लर्टिंग। चल अब उठ, टैक्सी ढूंढनी होगी। अच्छा ठीक है, उठता हूँ, पर थैंक यू। अब थैंक यू किस लिए? हाँ, फ्लर्टिंग और बकवास को अलग अलग कैटेगरी में रखने के लिए। अंकिता ने गौरव की पीठ पर एक थप्पड़ मारा और टैक्सी स्टैंड तक चल दी। टैक्सी वाले ने आर्मी कैंप से कोई 2 किलोमीटर दूर टैक्सी रोकी थी। अंकिता और गौरव को बाकी का रास्ता पैदल ही कवर करना था। चल चल के बुरा हाल हो गया है मेरा। शट अप यार, 10-15 मिनट भी नहीं हुए वॉक करते हुए। तेरा बुरा स्टेमिना है तेरा। सिगरेट पीता हूँ ना, अगर वैसे भी नहीं पीता होता तो भी आपके स्टेमिना की बराबरी नहीं कर पाता। अंकिता ने रुककर गौरव की तरफ देखा। तुझे पता है ना कि मेरे थप्पड़ से बस कुछ ही स्टेप्स दूर है तू। हाँ सच में? फिर तो 4 कदम और बढ़ाता हूँ मैं। आप थप्पड़ के बहाने कम से कम टच तो करोगी मुझे। यार छी, कितनी घटिया लाइन मारी है तूने। अरे इतनी देर से अच्छी लाइन मार रहा था मैं, तब कौन सा आप नोटिस में ला रहे थे? जब घटिया लाइन मारी तो बड़ी जल्दी ध्यान चला गया आपका। चुप हो बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बार बार बोलने से सांस फूलती है, इसलिए शट अप। गौरव 30 सेकंड से ज्यादा देर तक चुप ना हो सका। अच्छा अंकिता डार्लिंग, ये बताओ। मैम, अंकिता मैम, अब क्या रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा? हाँ, ओके सॉरी। अच्छा अंकिता मैम डार्लिंग, एक बात बताओ, ऐसे पहाड़ चढ़ने के अलावा और कौन सा काम है जिसमें सांस तो फूलती है लेकिन मजा भी बहुत आता है? अंकिता ने फिर गौरव को घूर के देखा। उसके चेहरे पर शरारती स्माइल थी। किसी को बुरी तरह से पीटने में। तुझे पता है, जब मैंने कॉलेज में एक लड़के को गिरा के सैंडल से मारा था ना, तो मेरी सांस फूल गई थी, पर बहुत मजा आया था। हैं? सीरियसली? आपने मारा था? यस, इन्हीं हाथों से। वो मुझे बार इरिटेट कर रहा था। गौरव ने कुछ देर अंकिता के एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व करने की कोशिश की, पर अंकिता का फेस बिल्कुल सीरियस ही रहा। गौरव ने उसके बाद एक वर्ड भी फ्लर्टिंग वाला नहीं बोला। 1 बजे वो दोनों आर्मी कैंप पहुंच गए। हाँ, सुनो मेरी बात, यहाँ मुझे मेजर राजदीप को ढूंढना होगा। सिर्फ वही बता पाएंगे कि मनु की बॉडी किस सिमेट्री में दफनाई होगी। ठीक है, वैसे हम उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रॉपर क्रियाक्रम भी कर सकते हैं। सीरियसली गौरव? इसमें मजाक वाली कौन सी बात है? मेरी मम्मी कहती है कि जब तक किसी का प्रॉपर क्रियाक्रम ना करो ना, तब तक उसकी आत्मा भटकती रहती है। हाँ, तुम और तुम्हारी मम्मी की बातें। या थिंग्स आर नॉट एज कन्वीनियंट एज यू थिंक, समझे? हाँ थोड़ा समझा। जैसे पहला वाला थिंग था और दूसरा वाला थिंक, है ना? या पहला वाला थिंक था? गौरव यार, स्टॉप इट ना।
ऑफ योर जोक्स। तू समझ क्यों नहीं रहा है कि यहाँ दोबारा आना मेरे लिए कितना बड़ा टॉर्चर है। I lost him here once और मुझे यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि I'm losing him again। अंकिता की सांसें तेज होने लगी। वो जमीन पर बैठ गई। गौरव ने तुरंत बैग से पानी की बोतल निकालकर ऑफर की, पर अंकिता ने मना कर दिया। सॉरी यार, सॉरी, I don't think I can do this। मैं नहीं देख पाऊंगी, मैं उसकी कब्र नहीं देख पाऊंगी। I don't think I can। I don't think। गौरव होपलेस सा अंकिता के पास खड़ा हो गया। इधर मनु के टेंट रूम में डॉक्टर मोइन उसका रूटीन चेकअप कर रहा था। मनु की आंखें जुबैदा को ढूंढ रही थी। रात जब वो सोया था तब तो जुबैदा उसके साथ थी, लेकिन उसके बाद वो कब उठकर गई इसका मनु को कोई अंदाजा नहीं था। ये लड़की भी ना, जरा जरा सी बच्चियों को नर्स बनाने का यही नुकसान होता है। बताओ, आज छुट्टी कर गई, अब मरहम पट्टी भी डॉक्टर को ही करनी पड़ेगी। इतना मुश्किल है तो मत करो डॉक्टर साहब, जब वो आएगी तब करवा लूंगा। अरे ऐसे कैसे करवा लोगे भाई, तुम्हारी पट्टियों की हालत तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी से कुश्ती लड़के आए हो तुम। खुद से ही एक जंग लड़ता हूं मैं रोज। आप चाहें तो किसी और नर्स को बोल सकते हैं, आपको अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं। भाई मरहम लगाने से हाथ गंदे थोड़ी होते हैं, ये तो सब आपका काम है। वैसे भी किसी नर्स या डॉक्टर को तुम्हारी तीमारदारी करने का ऑर्डर नहीं है। तीमारदारी समझते हो? हाँ, शायद केयर गिविंग को कहते हैं। भाई वाह, तुम्हारी उर्दू तो माशाल्लाह है। एक दो शब्द पता होने से उर्दू बढ़िया नहीं हो जाती डॉक्टर साहब। तभी डॉक्टर और मन्नू दोनों को किसी के कदमों की आवाज आई। डॉक्टर मोइन खुद बाहर तक गए और 1 मिनट बाद तुरंत वापस आए। भाई गजब हो गया, हमने तो सोचा था कि तुम्हारे सारे दोस्त यार परिवार तुम्हें गुजरा हुआ समझ चुके हैं, पर यहाँ तो तुमसे कोई मिलने आया है।